हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। एंड द टॉपिक नेम इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कि आज जो आप इटली देखते हो ना यूरोप में, क्या वो इटली पहले से ऐसा ही एग्जिस्ट करता था या फिर जो आज इटली आप देख रहे हो उसको बनाया गया है, उसको जो है यूनिफाई किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा इटली होता है, आपको पता है कि यूनिफाई करके बना है। वहां पर पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग जो है एम्पायर होते थे। कोई किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज होता था, पेपल स्टेट होता था, टस्कनी, मोडेना, वेनेशिया, लंबार्डी, सवॉय, सार्डिनिया। तो ये सारे जो है छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। जो आज आप इटली देख रहे हो, एक पूरा इटली, ऐसा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये इटली बनाया कैसे गया, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस किस ने इटली के यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मिलाकर एक पूरा इटली जो है बनाया। तो ये सारी चीजें जो है हमें समझनी है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है डिस्कस करेंगे एंड इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। आप देख रहे हैं 1859 से लेकर 1870 तक का जो है एक बड़ा टाइम पीरियड हमें लग गया इटली को प्रॉपर यूनिफाई करने में। समझते हैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जो आज आप देखते हो ना हमारा जो इटली होता है, उस टाइम पीरियड में ना अलग अलग एम्पायर थे। आज का पूरे जैसी इटली है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट वॉज कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। छोटे छोटे एम्पायर हुआ करते थे। बीच में आपको पेपल एम्पायर दिखाई दे रहा है, पेपल स्टेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक किंगडम ऑफ टू सिसिलीज दिखाई दे रहा है। यह आपको सार्डिनिया पीडमोंट किंगडम के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ करता था। इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। जो आज आप एक इटली देखते हो ना, उस टाइम पे 7 स्टेट्स में, 7 हिस्सों में जो है डिवाइडेड था। इन 7 स्टेट्स को इकट्ठा करके जो है इटली बनाया गया है। ओके, और यहाँ पर ये जो 7 स्टेट्स होती थी ना, अब आप बोलोगे मैम इन 7 स्टेट्स को मिलाकर इटली ही क्यों बनाया गया, कुछ और बना देते, जर्मनी बना देते या फिर कुछ और बना देते। तो नहीं, यहाँ पर जिस किंगडम ने, जिस एरिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सबको यूनिफाई करने में, सो दैट वाज सार्डिनिया पीडमोंट। आपको ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, सो दिस इज सार्डिनिया पीडमोंट। सो यही एक रीजन था जहां पर इटालियन प्रिंस का रूल था, इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। देखो इन सब रीजन्स में ना कहीं इटली बोली जाती थी, लैंग्वेज बोली जाती थी। अब ये था कि इन सभी रीजन्स को हमें यूनिफाई करना है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, ये जो आपको सार्डिनिया पीडमोंट का रीजन दिख रहा है ना, ये इटालियन प्रिंसली हाउस था। ये इटालियन प्रिंसली हाउस था और इसका मेन मकसद क्या था, मैं इन बाकी रीजन्स को भी जो है यूनिफाई करके एक पूरा इटली बना लूं, पूरी एक इटली कंट्री बना लूं। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये सार्डिनिया पीडमोंट ही था और बाकी सारे जो छोटे छोटे रीजन्स है जहां पर इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे, तो उनको भी वो एक ही साथ जो है मिलाकर एक पूरा इटली बनाना चाहता था। तो आप देख रहे हो 7 स्टेट्स हुआ करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स का यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, जैसे सार्डिनिया पीडमोंट, मैंने बताया वो किसके अंदर था। सार्डिनिया पीडमोंट जो है इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर था और स्पेसिफिकली उसका नाम क्या था, हाउस ऑफ सेवॉय। स्पेसिफिकली अगर आप नाम जानना चाहोगे सो इट वाज हाउस ऑफ सेवॉय। वहीं पर जो लंबार्डी रीजन है, जो लंबार्डी रीजन है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग किंगडम के रूल में होता था। लंबार्डी वाला रीजन जो है कहां पर होता था, लंबार्डी वाला रीजन जो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में हुआ करता था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है आज, जहां पर आपको मिलान दिखाई देता है, ये वाला लंबार्डी रीजन, ये जो है किसके कंट्रोल में था, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। ये तो सार्डिनिया पीडमोंट हाउस ऑफ सेवॉय के कंट्रोल में था। वहीं पर जो आपको पेपल स्टेट दिख रहा है, जो रेड दिखाई दे रहा है, ये पेपल स्टेट जो पोप होते थे, फादर्स वगैरह होते थे जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, पेपल स्टेट जो है इनके पोप के कंट्रोल में होता था। और ये जो आपको साउथ में एकदम ये दिखाई दे रहे हैं ना, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये जो है बर्बन डायनेस्टी, बर्बन किंग ऑफ स्पेन। एक तो फ्रांस में बर्बन पड़े थे, बट ये जो है स्पेन के बर्बन किंग है। सो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ये साउथ वाला रीजन उनके पास था। अब इनिशिएटिव कौन लेगा इटली को यूनिफाई करने का, इनिशिएटिव ये लेंगे। ठीक है, इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया जाएगा, इनके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाएगा
इटली को यूनिफाई करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लेंगे और इसको जो है यूनिफाई कराएंगे। सो सार्डिनिया पीडमोंट, क्योंकि भाई एक वही तो अकेला इटालियन प्रिंसली हाउस है तो उसी के द्वारा ही तो यूनिफाई कराया जाएगा, और कौन यूनिफाई कराएगा, वो यूनिफाई कराएंगे। सो देखते हैं कि किन किन लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली को आपको बताओ एक वर्ड से जाना जाता है, दैट इज रिसॉर्जिमेंटो, जिसको बोलते हैं रिसर्जेंस, जहां पर लोगों ने आवाज उठाई और आवाज उठाकर इटली को यूनिफाई कराने की कोशिश करी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं वो है जोसेफ मजीनी। सो यहाँ पर आप सबसे पहले इन अंकल को देख रहे हो, ठीक है। सो ही इज व्हाट, ही इज जोसेफ मजीनी। जब हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में बात करते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं, तो जोसेफ मजीनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। सो जोसेफ मजीनी ने क्या करी थी, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी थी, जैसे यंग इटली। उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से चाहते थे इटली को यूनिफाई करना, इटली को एक कंट्री बनाना, क्योंकि अभी जो है अलग अलग रीजन जो अलग अलग किंगडम अलग अलग एम्पायर के कंट्रोल में थे, वो ये नहीं चाहते थे, वो ये मोनार्की वाला सिस्टम हटाना चाहते, वो चाहते थे कि एक इटली जो है पूरा यूनिफाई हो जाए। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी स्प्रेड करे और अपराइजिंग भी करी। तो बट जो इनके द्वारा रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग की गई उनको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, वो फेल हो गए। मतलब इनके द्वारा कोशिश तो की गई इटली को यूनिफाई करने की, बट इनके द्वारा जो कोशिशें थी वो नाकाम रही। तो उसके बाद जो है किसके द्वारा इटली को यूनिफाई किया गया, सार्डिनिया पीडमोंट, जो कि अकेला इटालियन प्रिंसली हाउस था। और सार्डिनिया पीडमोंट के राजा कौन थे, सार्डिनिया पीडमोंट के राजा थे किंग विक्टर इमानुअल II। तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आप उनका नाम याद रखेंगे, दैट इज किंग विक्टर इमानुअल। तो पहले आपको जोसेफ मजीनी याद रखना है पहले कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली को यूनिफाई करने में, सो दैट वाज किंग विक्टर इमानुअल। अब इन्होंने जो है पूरी कोशिश करी, इनके द्वारा जो है कोशिश की गई कि भाई ये जो पूरा रीजन है ना, इस पूरे रीजन को मैं एक एक करके जो है अपने कंट्रोल में ले आऊं, इसको भी इन सबको यूनिफाई कर दूं। सो एक एक स्टोरी समझें कि कैसे जो अलग अलग रीजन्स को उनके द्वारा जो है यूनिफाई किया गया। सो विक्टर इमानुअल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या थे इनके ना, एक चीफ मिनिस्टर थे कैवल। सो आप देखोगे कि जो चीफ मिनिस्टर थे कैवल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वाला रीजन था ना, नॉर्थ वाला रीजन, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है ऊपर लंबार्डी वाला, और ये ऊपर वाला जो रीजन है नॉर्थ वाला रीजन, तो ये जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। तो यहाँ पर जो कैवर थे ना, कैवर जो चीफ मिनिस्टर थे विक्टर इमानुअल के, यहाँ पर उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वो काफी डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी थे। तो फ्रांस के साथ जो है बातचीत कर करके, उनके फ्रेंच डिप्लोमेटिक थे, तो काफी डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने ये वाला रीजन जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या हुआ, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय चीफ मिनिस्टर कैवर, सार्डिनिया पीडमोंट क्या कर लिया, उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। और जो नॉर्थ वाला रीजन था ना, जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था, तो उन्होंने फ्रांस के साथ एक प्रॉपर अलायंस करके उस नॉर्थ वाले रीजन को हराकर नॉर्थ वाला रीजन जो है अब क्या कर लिया, सार्डिया पीडमोंट के साथ जो है जोड़ लिया। अब सार्डिया पीडमोंट हो गया और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया। अब हमें पैपल स्टेट वाला रीजन बीच का चाहिए, और नीचे जो साउथ में बर्बन किंग्स है स्पेन के, उनको हराना है। तो अब क्या करते हैं, अब साउथ का हिस्सा कॉन्कर करते हैं। तो देखो बच्चे, ये वाला रीजन हमने कॉन्कर कर लिया, जो जो रीजन में कॉन्कर करती जा रही हूँ उसको कलर कर देती हूँ। ये वाला तो ऑलरेडी सार्डिनिया पीडमोंट यही कोशिश कर रहा है, तो ये वाला रीजन जो है काउंट कैवर की मदद से जो है हम कॉन्कर कर लेते हैं। अब बात आती है इस वाले रीजन को, ये इतना बड़ा रीजन है, इसको हमें कॉन्कर करना है। यहाँ पर जो है बर्बन किंग्स से स्पेन थे, उनका रूल था। तो यहाँ पर इस रीजन को कॉन्कर करने के लिए एक तीसरे पर्सन आते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरे पर्सन तो वैसे चीफ मिनिस्टर कैवर हो गए, तीसरी पर्सनालिटी। चौथी पर्सनालिटी के बारे में जिनको हमें बात करनी है वो है जोसेफ गैरिबाल्डी। सो जोसेफ गैरिबाल्डी क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी एक सेना तैयार करते हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं, जो
कि रेडी रहते कि हाँ हम जो एक किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है इसको जो है इटली बनाकर रहेंगे, इसको पूरा इटली के साथ यूनिफाई करके रहेंगे। तो ये सारे लोग जो है चल पड़ते हैं साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये जो साउथ वाला जो रीजन है ना किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वो अटैक कर देते हैं और जीत जाता है। जिसेप गैरिबल्डी जो है इसमें जीत जाता है, और ये वाला जो साउथ वाला रीजन भी जो होता है वो सार्डिनिया पीडमोंट के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल डायरेक्टली नहीं जाते, ना कि कैवर जाते हैं, वो जोसेफ गैरिबल्डी को भेजते हैं, और जोसेफ गैरिबल्डी अपने साथ बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर जाता है। वो साथ में साउथ में जाते हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के ऊपर अटैक करते हैं, और आपको पता है ये वाला रीजन भी अब इनके साथ मिल जाता है। तो आप बोलोगे मैम फिर ये सिर्फ बीच वाले रीजन के साथ क्या हुआ? तो ये बीच वाले की स्टोरी आपकी बुक में नहीं दी हुई है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चे, अब आप खुद ही सोचो ना, ये वाला रीजन भी ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया, ये भी कंट्रोल में आ गया, बीच वाला कब तक बचेगा? यहाँ से भी प्रेशर, यहाँ से भी प्रेशर। थोड़े दिन बाद पैपल स्टेट को भी हरा दिया जाता है, पैपल स्टेट जो पोप का रूल होता है उनको भी हरा दिया जाता है, और पूरी इटली जो है यूनिफाई हो जाती है। फाइनली जो है पूरी इटली को यूनिफाई हो जाती है, और 1861 में जो सार्डिनिया पीडमोंट के प्रिंसली स्टेट राजा थे वहां के, विक्टर इमैनुअल II, वो अपने आप को पूरे इटली के क्या घोषित कर देते? किंग घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको पता है जब साउथ में जोसेफ गैरिबल्डी के साथ लोग गए थे ना, बहुत सारे फार्मर्स लोग जो है रिवोल्ट करने गए थे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, सो वो सारे लोग ना जोसेफ गैरिबल्डी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। मतलब वो लोग ना इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो जोसेफ गैरिबल्डी ना एक नारा लगाते थे, ला टालिया ला टैलिया ला टैलिया। ला टैलिया मतलब क्या है? इटली बनाएंगे, इटली 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 को यूनिफाई करना है। सो बहुत सारे लोगों को लगता था ये जोसेफ गैरिबल्डी ला टालिया बोल रहे हैं, सो लगता है विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है ला टालिया, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है उनकी वाइफ के साथ कुछ गलत किया तो बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों को इटली का मतलब इटली बनानी है इसके बारे में कुछ नहीं पता था। दे वर नॉट नोइंग कि इटली का यूनिफिकेशन के लिए हम ये कर रहे हैं। बस वो जोसेफ गैरिबल्डी को, विक्टर इमैनुअल को रेस्पेक्ट करते थे। विक्टर इमैनुअल की वाइफ, उनको लगा उनकी वाइफ को बचाना है, ला टालिया उनकी वाइफ का नाम है, बल्कि ला टालिया का मतलब क्या था? इटली बनाने। तो लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पता ही नहीं थी, उनको नहीं आइडिया था कि नेशन क्या है, कि इटली नेशन बनाने की बात हो रही है। सो फाइनली बहुत सारे लोग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इटली के यूनिफिकेशन में, जैसे जोसेफ मजीनी, चीफ मिनिस्टर कैवर जोसेफ गैरिबल्डी एंड विक्टर इमैनुअल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप कह सकते हो 4 लोग हो गए जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले किया, और फाइनली इटली जो है, जो आपको पहले छोटे छोटे किंगडम्स में दिखाई देता है, वो जो है यूनिफाई हो जाता है और एक पूरा इटली देश जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यूनिफिकेशन जो है इटली का कैसे हुआ। सो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एक न्यू टॉपिक के साथ। सो टिल देन आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।